प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जैसे कि आप जानते हो कि बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसी के साथ साथ ऐसा बोला जा रहा है कि दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएगी। दानिश सर ने वीडियो बना लिया है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि सितंबर का महीना आ चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम होगा। दिसंबर में तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो आपके पास में मोटा मोटा 3 महीने हैं। तो इसी 3 महीने में आपको खून पसीना एक करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको टीचर बनना है बीपीएससी में, तो यही मौका है। ये समय को जाया नहीं करना है। जो भी चीजें करनी है अभी करनी है, ठीक है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दी है और जितने चीजें नहीं भी दी है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दी है, जो अपर क्लास और हायर क्लास में दिया है। तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चले शुरू करते हैं इसी जोश के साथ और इसी होश के साथ। चलिए आगम करते हैं हमारे नई एनसीईआरटी सीरीज का। तो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा के सारी कोर्सेज के ऊपर 70%, ना 70% नहीं, 80% ऑफ है। टीचिंग परीक्षा के सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। आज ही जाइए और लीजिए अपना कोर्स और अपना बीपीएससी टीआरई 4 में जो टीचर बनने का सपना है उसको पूरा करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसको हम पढ़ेंगे। क्यों? पहले हम ये तो पढ़ ले कि आपके महाद्वीप कैसे बने, आपके कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, उसके बाद आपके माउंटेन्स कैसे बने। जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक हमें यही समझ में कैसे आएगा कि हमारा हिमालय कैसे बना। तो सबसे पहले बेसिक करेंगे क्योंकि यही बेसिक का सबसे पहला स्टेप यही है। तो पहला, एल्फ्रेड वेजनर। ये कौन है? इनका नाम है एल्फ्रेड वेजनर। तो भाई एल्फ्रेड वेजनर जो थे वो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। तो एक बार भाई साहब ये अपने गैराज में बैठे थे। तो जब ये अपने गैराज में बढ़िया बैठे थे तो इन्होंने वर्ल्ड मैप की तरफ देखा और वर्ल्ड मैप की तरफ देख के बताया कि यार क्यों ना हो, ऐसा तो एक समय हुआ होगा जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। अब ऐसा तो नहीं था कि एल्फ्रेड वेजनर बैठा था और अचानक से उसको ये थॉट आया। बहुत सालों से एल्फ्रेड वेजनर इस विचार पे काम कर रहे थे। तो एल्फ्रेड वेजनर को प्रूफ चाहिए था। जब भी आप ज्योग्राफी में कोई थ्योरी देते हो तो मुंह से बोल दिया और हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, उस थ्योरी को आपको प्रूफ भी तो करना होता है। तो एल्फ्रेड वेजनर ने एक किताब लिखी, एक किताब प्रकाशित की और किताब का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। किताब का नाम क्या था? 1912 में यह किताब लिखी गई थी। किताब का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। कि कॉन्टिनेंट कैसे बने और ओशन कैसे बने, ये उन्होंने किताब लिखी। ये किताब आप देख सकते हो, ठीक है। चल, अब उसके बाद इनका मुख्य विचार क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। इनका मुख्य विचार यह था कि लगभग लगभग 22.5 करोड़ साल पहले, 22.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ? पृथ्वी पर सारी भूमि एक ही थी। तो पूरी की पूरी भूमि जो थी वो एक चिपक के ही थी। और इस भूमि को इसने क्या बोला? इन्होंने बोला पेंजिया थी। ये क्या थी? पेंजिया। और पेंजिया को ही लग के एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। आज हम कितने समंदर देखते हैं? 4 है भाई। महासागर कितने हैं? 4 है। उस टाइम पे एक ही था और उसका नाम क्या था? पेंथलसा। नाम क्या है? पेंथालासा। तो एक विशाल कॉन्टिनेंट और इस विशाल कॉन्टिनेंट को घेर के रखा हुआ एक विशाल महासागर जिसका नाम है पांथालासा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये टूटने लगा। तो ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग जो था इसको हमने बोला लॉरेशिया है। ये जो उत्तरी भाग है इसको हमने क्या बोला? लॉरेशी भाग है। और जो दक्षिणी भाग है इसको हमने क्या बोला? गोंडवाना भाग है। तो लॉरेशिया और दक्षिणी की जो आपका गोंडवाना है, इसके बीच में आप देख सकते हो कि एक समंदर है, एक सी है। इसे क्या बोला गया? 33 बोला गया। अब आप बोलोगे भाई नाम कितने अजीब है, गोंडवाना नाम कितना अजीब है, लॉरेशिया नाम कितना अजीब है, 33 सी ये कैसा अजीब सा नाम है? अरे भाई जर्मन व्यक्ति है तो जर्मन नाम ही रखेगा ना, भारतीय नाम थोड़ी रखेगा। तो इसीलिए आप देखो ऊपरी वाले भाग को लॉरेशिया बोला गया, दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना बोला गया। आज जो आप महाद्वीप देखते हो वो वैसा का वैसा है। देखो फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ
कि भैया आपको एविडेंस भी तो देना पड़ेगा। आपने थ्योरी दे दी, ज्योग्राफी में आपने थ्योरी दे दी और थ्योरी प्रूफ हो गई, ऐसा होता है क्या? जब तक आप किसी थ्योरी का प्रूफ नहीं दोगे तो आपकी थ्योरी थ्योरी नहीं मानी जाएगी। तो अल्फ्रेड वाइजनर के ऊपर यह बहुत बड़ा दबाव था कि जो थ्योरी मैंने दी है, गोंडवाना वाली, तैतीसी वाली, लॉरेशिया वाली, ये थ्योरी को मुझे प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो अल्फ्रेड वाइजनर थे वो निकल पड़े दुनिया की सैर पे। जहां जहां उनको प्रूफ लगता था वहां वो प्रूफ ढूंढने निकले। तो सबसे पहला उन्होंने प्रूफ जो दिया वो दिया जिक्सॉ फीट पजल थ्योरी, महाद्वीपों का मेलजोल। अब उसने क्या बोला कि अगर करोड़ों साल पहले हमारे महाद्वीप एक थे तो यहां पे जो प्राणी पाए जाएंगे और यहां पे जो प्राणी पाए जाएंगे सिमिलर ही होंगे। अच्छा, अगर यहां पे जो पर्वत पाए जाएंगे और यहां पे जो पर्वत पाए जाएंगे, इनके जो रासायनिक कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, सेम ही होगा। तो सबसे पहला प्रूफ उन्होंने यही दिया जिक्सॉ पजल, कि आप एक काम करो, इमेजिन करो कि आप ना सबको ऐसा जोड़ के देखो, सब जुड़ जाते हैं। अगर आप देखो, आप अफ्रीका लो, आप अफ्रीका को एक काम करो, जोड़ के देखो, साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि आज से करोड़ों साल पहले ये सारे महाद्वीप एक थे। ये इनकी पहला प्रूफ था। लेकिन एक प्रूफ देने से ही काम हो जाता है क्या? नहीं भाई, एक प्रूफ देने से काम नहीं होता, दूसरे और भी प्रूफ देने पड़ते हैं। तो दूसरा प्रूफ क्या दिया? जलवायु प्रमाण। जलवायु प्रमाण क्या मिला? कि एंटार्क्टिका में आपको कोयला मिला। अरे भाई भाई भाई, एंटार्क्टिका में कोयला कैसे मिल सकता है? एंटार्क्टिका में कोयला कैसे मिल सकता है? कोयला तो वही मिलेगा ना जहां पे पेड़ पौधे होते हैं। जहां पे पेड़ पौधे होते हैं और वो पेड़ पौधे मर जाते हैं और उनके ऊपर लेयर बनती जाती है जिसके प्रेशर की वजह से कोयला बनता है। एंटार्क्टिका में तो बर्फ है, तो फिर यहां पे कोयला कैसे मिल सकते हैं? कहीं ना कहीं इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि जो आपका एंटार्क्टिका है, जो आज आपको दिख रहा है यहां पे, वो कहीं ना कहीं यहां पे स्थित था। जो आपका एंटार्क्टिका है वो कहीं ना कहीं आपके भूमध्य रेखा के पास था। मतलब आज एंटार्क्टिका पे बारिश होती थी। एंटार्क्टिका पे आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े झाड़ हुआ करते थे, जिसके कारण एंटार्क्टिका पे आपको कोयला देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा प्रूफ दिया आपके अल्फ्रेड वाइजनर ने। प्रूफ तो बड़ा तगड़ा दिया भाई, प्रूफ तो बड़ा तगड़ा दिया आपने, ठीक है, प्रूफ तो बड़ा तगड़ा दिया। इसका मतलब थ्योरी में दम तो है भाई। अब उसके बाद आते हैं जीवाश्म प्रमाण, कि यार इन्होंने फॉसिल एविडेंस दिया। अब इस एविडेंस में क्या बोला? उन्होंने यह बोला कि एक जैसे जीवाश्म अलग अलग महाद्वीप पे मिलते हैं। यानी कि यहां पे देखो, यहां पे जो आपका प्राणी मिला है, यहां पे जो जीवाश्म मिला है, वो सिमिलर जीवाश्म आपको यहां पे भी मिला है। अरे भाई, बीच में तो ओशन है, बीच में तो महासागर है, तो यहां से चल के वो इधर कैसे पहुंचा? इसका मतलब आज से करोड़ों साल पहले जो है ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे? एक थे। ये हो गया आपका तीसरा प्रूफ। अब अल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी। आप बोलोगे सर इतनी अच्छी थ्योरी है, ये थ्योरी को उन्होंने प्रूफ भी दिया, लेकिन जब अल्फ्रेड वेजनर को सारे ज्योग्राफर ने एक सवाल पूछा, बोले ठीक है हम मान लेते हैं कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये ड्रिफ्ट हुए, ये अलग हुए, मान लेते हैं, लेकिन तुम ये प्रूफ दो कि किन कारणों के वजह से कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए। हम मान लेते हैं, लेकिन कारण क्या है बता दो। वो कौन सी ऐसी फोर्स है, वो कौन सी ऐसी बल है जिसने कॉन्टिनेंट को अलग किया? अल्फ्रेड वेजनर के पास कोई जवाब ही नहीं था। अल्फ्रेड वेजनर के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप हुआ ही नहीं था। सबको पता ही नहीं था कि नीचे मैग्मा होता है और वो मैग्मा जो है वो कॉन्टिनेंट को धक्का देता है, ये किसी को पता ही नहीं था। तो अल्फ्रेड वेजनर की जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भले ही थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन अल्फ्रेड वेजनर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए। भले ही आपकी थ्योरी गलत हो, लेकिन साइंस में ऐसी ही होता है, पहला कोई व्यक्ति आएगा गलत थ्योरी देगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा वो उसको सही कर देगा। तो अल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी भले ही रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये आज भी जाने जाते हैं, आज भी लोग इनको मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा इमेजिन करना कि आपके कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। अच्छा, आपको पता है अल्फ्रेड वेजनर ने जब उत्तर दिया, कौन सा वो फोर्स था जिसके वजह से आपके कॉन्टिनेंट्स अलग हुए? पता है, आप हंसोगे। उन्होंने बोला कि जो चांद का फोर्स होता है ना, चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण ये सारे महाद्वीप अलग हुए। आप लोग हंसोगे, आप लोग बोलोगे क्या बेवकूफी वाली बात है।
उस टाइम पे जोग्राफर्स भी हंसे थे कि क्या बेवकूफी वाली बात है, लेकिन अल्फ्रेड वेजनर ये समझा नहीं पाए थे। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। 67th बीपीएससी में पूछे गया सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने दिया था यह सिद्धांत? आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यह सिद्धांत किसने दिया था? क्या जे विल्स ने दिया था, अल्फ्रेड वेजनर ने दिया था, डू टियोट ने दिया था, या एच हेस ने दिया था, या मोर देन अबव? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट्स में बताएं, जल्दी कमेंट्स में बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। बी बी बी, सभी बच्चे बी बोल रहे हैं, यस बी इसका सही उत्तर होगा, अल्फ्रेड वेजनर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एसएससी जेईसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल। सवाल यह कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीपीय द्रव्यमान पेंजिया बनाते थे, जिसके चारों ओर एक विशाल महासागर था, और उस विशाल महासागर का नाम क्या था भाई? उस विशाल महासागर का नाम क्या था? आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। पेंजिया था, तो पेंजिया तो महाद्वीप था, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था। उस सुपर कॉन्टिनेंट को घिर के रखा हुआ सुपर जो ओशन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेंथालासा, पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा। आप देखो दोनों वर्ड में क्या है, पेन, पेंजिया में क्या है, पेन, तो इसमें क्या है, थालासा, थालासा, और पेन, पेन क्या है, जिया। तो पेन जिया का मतलब क्या होता है? जिया का मतलब होता है आपका महाद्वीप, और थालासा का मतलब क्या होता है? पानी, और पेन का मतलब क्या होता है? विशाल। पेन का मतलब क्या होता है? विशाल होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, अल्फ्रेड वेजनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, क्या यह सत्य है? हां भाई बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। सभी महाद्वीप एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का हिस्सा थे और उसके चारों ओर एक विशाल महासागर था। हां यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी कोई गलत तो है नहीं। उसके बाद उस महाद्वीप को पेंजिया और महासागर को पेंथलासा कहा गया, तो यह भी सही है। पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, तो आप बताएं गलत कौन सा है? क्या ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सा गलत है? तो सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी इसका सही उत्तर होगा? इसका उत्तर बताए गलत कौन सा है? गलत तो तीनों भी नहीं है ना, गलत तो तीनों भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज नॉट रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है। पूछा क्या है, गलत कौन सा है, तो गलत कोई भी नहीं है, तो गलत कोई भी नहीं, तो उत्तर क्या होगा? नन ऑफ द अबव इसका उत्तर होगा, ठीक है। चल अगला सवाल, एमपीएससी में पूछा गया सवाल। सवाल क्या कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उचित विकल्प चुने। यानी कि कौन सा प्रूफ अल्फ्रेड वेजनर ने जोग्राफर्स के सामने रखा था, कौन सा? क्या जिक्सॉ फिट प्रूफ रखा था? हां भाई ये तो रखा था। उसके बाद में ट्रांस करंट फॉल्ट, ट्रांस करंट भ्रंश, ऐसा कोई रखा था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रखा था। फिर उसके बाद में मेंटल में सहवन, अरे उसको पता ही नहीं था कि मेंटल में सहवन होता है, कन्वक्शन होता है, उसको पता ही नहीं था, ये भी नहीं पता था। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, यानी कि इस वाले महाद्वीप पे वही जीवाश्म और उस वाले महाद्वीप पे वही जीवाश्म, क्या ये सही उत्तर है? ये भी सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 3 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है, पेंजिया से टूटे गए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया? ये आपका पेंजिया है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को, ये आपका दक्षिणी महाद्वीप है, तो इसे क्या कहा गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट दैट ब्रोक फ्रॉम पेंजिया? तो बताए क्या इसका उत्तर होगा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर? बिल्कुल नहीं, प्रशांत महासागर तो अभी हम बोलते हैं इसको, गलत। अब बताए लॉरेशिया, लॉरेशिया तो उत्तरी भाग को बोला गया, सही उत्तर क्या? सही उत्तर क्या होगा? गोंडवाना इसका सही उत्तर होगा। 68th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बेसिक करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है वही बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं, और जो चीजें नहीं दी गई है वो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
तो हो सके तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाली है और एग्जाम के सामने आपके बेसिक बहुत कड़क होना इंपॉर्टेंट है, बेसिक अच्छे होने चाहिए आपके। चलो अगला प्रश्न, महाद्वीप अलग कैसे हुए? भाई किन कारणों की वजह से महाद्वीप अलग हुए, बताना जरा। किन कारणों की वजह से महाद्वीप जो है वो अलग हुए? क्या ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ? क्या जो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी है, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? जब प्लेट्स एक दूसरे से दूसरी जगह जाती है, उसके बाद में चट्टानों के वलन से। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसका सही उत्तर क्या होगा? टेक्टोनिक एक्टिविटी आपका सही उत्तर होगा। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? प्लेट। प्लेट का मतलब तो आप समझते हो। अब ये जो प्लेट जब चलती है ना, उसे कहते हैं टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब होता है प्लेटों का चलना, और प्लेटें चलती क्यों है? आपकी मैग्मा की वजह से। वो आगे आने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं क्या बोला है। घना तट पर सोने की समृद्ध प्लेसर जमाव एक जात है और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती है। रिच प्लेसियर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ घाना एंड गोल्ड वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। आप देखो, यहां पे भी सोना मिला है और यहां पे भी सोना मिला है, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप जो है अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए होंगे, यानी कि यहां पे कोई अटलांटिक महासागर नहीं था, ये दोनों जुड़े हुए थे। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट सही है क्या? ए और आर दोनों सही है क्या? हाँ, ए और आर दोनों सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आर है वो ए को सही से उसकी व्याख्या करता है क्या? उसको सही एक्सप्लेन करता है क्या? भाई यहां पे देखो, यहां पे दोनों जगह आपको गोल्ड मिला, यानी कि एक ना एक समय ऐसा रहा होगा जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों ए और बी सही है और आर सही तरीके से ए की व्याख्या करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल से पहले अभी हम आते हैं अगले सिद्धांत के ऊपर। तो अगला सिद्धांत किसका है भाई? अगला सिद्धांत है आर्थुर होम्स का। आर्थुर होम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन जब तक आप आर्थुर होम्स को नहीं पढ़ोगे, आप डब्ल्यूजे मॉर्गन की प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आर्थुर होम्स को समझे। आर्थुर होम्स के बारे में कोई नहीं पढ़ा था भाई, पर यहां देखो 1929 में 1912 में किसका सिद्धांत आया था? 1912 में एल्फ्रेड वेजनर का सिद्धांत आया था कि भाई कॉन्टिनेंट तो एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन क्यों गए वो बल नहीं समझा पाया था। आर्थुर होम ने क्या किया? आर्थुर होम ने यह किया कि वेजनर के महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, उसके बाद क्या हुआ, ये वो समझा ही नहीं पाए कि कौन सा बल है, लेकिन यह नहीं बता पाए कि महाद्वीप अलग क्यों हुए, क्या कारण था, वो क्यों वो खिसके, कौन सा वो बल था, वो समझा नहीं पाए। 1929 में ब्रिटेन के भूवैज्ञानिक आर्थुर होम ने इसका समाधान निकाला। अब आर्थुर होम ने क्या बोला? आर्थुर होम ने यह बोला कि भाई ये जो महाद्वीप अलग हुए ना, इसका कारण क्या है? मेंटल के अंदर क्या है? आपका मैग्मा है। आपके मेंटल के अंदर क्या है? मैग्मा है। इन मैग्मन के सहवन से, इन मैग्मा से निकलने वाले ये जो करंट है, ये जो ऊपर आना चाहता है, ये मैग्मा, इसके कारण जो है वो महाद्वीप अलग हुए। तो फोर्स जो है वो आपका एल्फ्रेड वेजनर नहीं समझा पाया था कि महाद्वीप अलग क्यों है। आर्थुर होम ने आके फोर्स बता दिया कि भाई इसके नीचे मैग्मा है, इन मैग्मा के कारण कहीं ना कहीं ये जो आपके महाद्वीप है ये अलग हुए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, विलियम मॉर्गन। अब इन भाई साहब ने 1967 में एक सिद्धांत दिया और सिद्धांत का नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब डब्ल्यूजे मॉर्गन ने कुछ नहीं किया भाई, आपकी आर्थुर होम्स की थ्योरी थी, आपकी एल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी थी, दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को मिक्स करके अपनी एक थ्योरी दे दी 1967 में। यहां पे आप देख सकते हो डब्ल्यूजे मॉर्गन ऐसे दिखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि आपके जो प्लेट्स है ना, आपके जो प्लेट्स है वो मैग्मा के ऊपर तैरते हैं। पहले ये तो समझ लो प्लेट का मतलब क्या होता है भाई।
पहले ये तो समझ लो, प्लेट का मतलब क्या होता है। खाने वाले प्लेट की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं। होता यह है कि जो आपका मैग्मा है वो ऊपर आना चाहता है। मैग्मा जो है वो ऊपर आना चाहता है, और जब यह मैग्मा ऊपर आना चाहता है तो यह क्रस्ट को तोड़ देता है, अलग अलग भाग में तोड़ देता है। जब ये क्रस्ट को अलग अलग भाग में तोड़ देता है तो ये बन गई आपकी एक प्लेट, और ये बन गई आपकी दूसरी प्लेट। एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। तो प्लेट बनाता कौन है? ये मैग्मा ही प्लेट को बनाता है। कुछ प्लेट बहुत विशाल है और कुछ प्लेट बहुत छोटी है। तो अभी हम डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्लेट कैसी दिखाई देती है। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने बेसिक छोड़ दिया उनका कुछ नहीं हो सकता, और आपको बेसिक कोई नहीं पढ़ाने वाला। हाथ से पकड़ के बेसिक कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको। एक तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, और यूट्यूब पे ऐसी कोई सीरीज है नहीं जहां पे आपको बेसिक से हाथ पकड़ के ज्योग्राफी सिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए सीरीज लेके आया हूं कि भाई आप इसको देख लो तो आपको ज्योग्राफी समझ में आएगा कि कहां से शुरू करना है और कहां से खत्म करना है। आप देखो, यह है आपकी अफ्रीकन प्लेट, कितनी बड़ी है? पूरे कॉन्टिनेंट जितनी तो एक प्लेट ही है भाई। उसके बाद में आप देखो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के इतनी बड़ी प्लेट है। उसके बाद ये देखो, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया मिला के एक प्लेट है। उसके बाद में साउथ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी प्लेट है। अब जब ये प्लेट नीचे से खिसकती है तो कितना आपका ये पैदा होगा, कितना वाइब्रेशन पैदा होगा, और इस वाइब्रेशन से ही भूकंप आते हैं भाई। ये प्लेट इतनी बड़ी बड़ी है, अगर ये थोड़ी सी भी खिसक गई ना तो इतना वाइब्रेशन बनता है, इतना वाइब्रेशन बनता है जिससे भूकंप आता है। तो आप देखो डब्ल्यूजे मॉर्गन का सिद्धांत क्या था, इसको देख लेते हैं। तो पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेजनर ने 1912 में दिया था। महाद्वीप की गति समझा नहीं पाए थे वो, कि क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह गए। बाद में कौन है? आर्थर होम्स आए 1929 में, और तीनों की थ्योरी, दोनों की थ्योरी को किसने मर्ज कर लिया? 1960 के दशक में वैज्ञानिक ने सबूत जोड़कर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बना लिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? डब्ल्यूजे मॉर्गन का था। अब इसका मुख्य विचार क्या था? मुख्य विचार यह था कि पृथ्वी की बाहरी परत, यानी कि जो आपका क्रस्ट है, जो आपका लिथोस्फीयर है, वो कई प्लेटों में टूटा हुआ है, और तोड़ने वाला कौन है? ये प्लेटों को तोड़ने वाला कौन है? ये मैग्मा ही है। अब देखो प्लेटों को तोड़ता कैसे है, ऊपरी भाग को यानी कि क्रस्ट को ये तोड़ता कैसे? आप देखो, ये है आपका मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा। ठीक है, ये है आपका मैग्मा। ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा है, बहुत गर्म है, और गर्म चीज हमेशा ऊपर आना चाहती है। ये क्या है? ये आपका क्रस्ट है। गर्म चीज हमेशा ऊपर आना चाहती है, तो ये ऊपर आने की कोशिश करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी, और किससे जाके टकराएगी? क्रस्ट से जाके टकराएगी। अब क्या होगा? ये हजारों सालों तक टकराते जाएगी। अब इसका एक भाग किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसका एक भाग किधर जाएगा? इधर जाएगा। अब यहां देखो, ऐसा एक मैग्मा है क्या? नहीं, पूरा जमीन में मैग्मा ही मैग्मा है भाई। तो यहां पे भी मैग्मा होगा, यहां पे भी मैग्मा होगा, यहां पे भी क्रस्ट होगा, यहां पे भी क्रस्ट होगा। ये मैग्मा भी कहां आने की कोशिश कर रहा है? ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। अब देखो यहां पे मजा देखो, यहां पे जो ये प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराने वाली है, क्योंकि मैग्मा इसको इधर लेके आ रहा है, ये मैग्मा इसको इधर लेके आ रहा है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। मतलब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये प्लेट जो है ये एक दूसरे से पास में आ रही है। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तो क्या बनेगा? पर्वत बनेगा ना भैया। हिमालय कैसे बने? ऐसे ही तो बने। हिमालय कैसे बने? जब दो प्लेट आपस में टकराई उसकी वजह से बने। पर ये दो प्लेट पास में क्यों आ रही थी? क्योंकि इनके नीचे का मैग्मा जो है वो पास में आ रहा था। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अब दिमाग की बत्ती चली। चलो अब देखते हैं इनका मुख्य विचार क्या था। पृथ्वी की बाहरी परत जो है लिथोस्फीयर, वो प्लेटों से टूटी हुई है भाई। ठीक है, अब ये प्लेट जो है एस्टोनोस्फीयर, आधी पिघली हुई मेंटल परत। ये देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है? आपका क्रस्ट, और ये क्या है? मेंटल। और मेंटल में यहां पे है आपका मैग्मा। मेंटल में क्या है? मैग्मा है, और ये मैग्मा के ऊपर आपका क्रस्ट तैर रहा है। ये मैग्मा के ऊपर आपका क्रस्ट जो है वो तैर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया?
अब प्लेट मेंटल के बनी सहवन धाराओं की वजह से हिलती है। यानी कि ये जो धाराएं है, ये जो कन्वेक्शन करंट है, ये जो आपकी सहवन है, ये जो सहवन धारा है, इसकी वजह से आपके प्लेट्स एक तो दूर जाएंगे या फिर पास में आएंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चल अब देखते हैं प्लेटों के प्रकार क्या होते हैं। भाई दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपकी महाद्वीपीय प्लेट। चलो यहां देखते हैं, इस डायग्राम में देखो। मुझे एक बात बताओ, अफ्रीकन प्लेट कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है कि नहीं है? क्योंकि इस प्लेट के ऊपर अधिकतम आपको क्या मिलेगा? महाद्वीप ही मिलेगा। उसके बाद में एक और प्लेट आपको बताता हूं, प्रशांत महासागर की प्लेट। कौन सी प्लेट? प्रशांत महासागर की प्लेट। अब बताओ, प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, इसके ऊपर क्या है? ओशन है, यानी कि पानी है। तो ये कौन सी प्लेट हो गई? महाद्वीपीय प्लेट हो गई या महासागरीय प्लेट हो गई? महासागरीय प्लेट हो गई भाई। तो इसका मतलब जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा भाई? माउंटेन बनेंगी। अच्छा, जब मान लो एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है तो क्या होगा? तो महासागरीय प्लेट क्या होती है? भारी होती है। क्या होती है? भारी होती है, जिसकी वजह से भारी चीज कहां जाएगी? नीचे जाएगी, और नीचे जाने के बाद में क्या होगा? मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बनने के बाद ऊपर क्या बनेगा? ज्वालामुखी बनेगी। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। देखो, इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। दोनों ही कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। अब क्या होगा? जब ये महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी तो यहां पे क्या बन जाएंगे? पर्वत बन जाएंगे। क्योंकि दोनों की जो घनत्व है, दोनों का घनत्व सेम है। दोनों का घनत्व क्या है? सेम है। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो है, यहां पे आपका महासागरीय प्लेट है और यहां पे आपका महाद्वीपीय प्लेट है। तो क्या होगा? जो भारी प्लेट है वो कहां जाएगी? वो नीचे चली जाएगी। वो कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। और नीचे क्या है? खौलता हुआ मैग्मा। खौलता हुआ मैग्मा, और ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा और यहां पे क्या बन जाएंगे? आपके कौन से पर्वत? ज्वालामुखीय पर्वत बन जाएंगे। कौन से पर्वत? ज्वालामुखीय पर्वत। तो दो तरीके के प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। ये क्या है? ये साइकिल है, हल्का है ये। और ये क्या है? ये ट्रक है। ये है ट्रक। अगर ट्रक ने साइकिल को धक्का मारा तो साइकिल ऊपर, ट्रक नीचे। अगर साइकिल ने ट्रक को धक्का मारा तो साइकिल ऊपर, ट्रक नीचे। समझ सकते हो? यूरेशियन प्लेट, आपकी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहां पे? अभी देख लेते हैं। यूरेशियन प्लेट कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है। और उसके बाद अगर आप एग्जांपल में देखोगे, पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट है भाई? आपकी ओशानिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। और महासागरीय प्लेट जो होती है वो गर्म होती है, यानी कि भारी होती है। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक सबको बेसिक समझ में आया? बेसिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है सर। यहां देखो, ये है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स। ये देख सकते हो, ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। देखते हो पैसिफिक प्लेट, ये है आपकी महासागरीय प्लेट। आप अफ्रीकन प्लेट देख सकते हो, महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद में इंडियन प्लेट देख सकते हो, महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद में यूरेशियन प्लेट देख सकते हो, महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद में नस्का प्लेट देख सकते हो, ब्राजील की बस बाजू में ही है, यह आपकी महासागरीय प्लेट। उसके बाद में अगर आप देखोगे साउथ अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यह आपकी महाद्वीपीय प्लेट। और नॉर्थ अमेरिकन यानी उत्तर अमेरिकन प्लेट, ये क्या है? ये भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट ही है। तो कुछ प्लेट महाद्वीप वाली है, कुछ महासागर वाली है। महासागर वाली जो है वो भारी है, महाद्वीप वाली जो है वो हल्की है। ठीक है, समझ में आया? चल अब आते हैं कि जब आभासारी सीमा होती है, यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे कि अगर महाद्वीपीय प्लेट, अगर दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? आप टक्कर की वजह से क्या बन जाएंगे? आपके पर्वत बन जाएंगे। हमारे हिमालय कैसे बने? ऐसे ही तो बने। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि एक महासागरीय प्लेट है और यहां पे कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट जो है वो नीचे गई और नीचे जाने के बाद में मैग्मा बन गया। मैग्मा बनने के बाद में अतिरिक्त मैग्मा ऊपर आ गया, जिसके कारण आप देख सकते हो कि आपको यहां क्या मिलेगा? ज्वालामुखी मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्वालामुखी मिलेगा। तो जहां पे भी आपको दो प्लेट की सीमा मिलेगी, जहां पे एक प्लेट जो है वो महाद्वीपीय है, एक प्लेट जो है वो महासागरी है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? ज्वालामुखी मिलेगा। इसीलिए स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पे आपको ज्वालामुखी मिलती है ना, अधिकतम ज्वालामुखी जहां मिलती है प्रशांत महासागर के बॉर्डर एरियाज में, वो इसी वजह से है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब आते हैं विभिन्न सीमा, यानी कि जब डाइवर्जेंट होता है,
जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, क्योंकि मैग्मा इसको इधर लेके जा रहा है, एक मैग्मा उसको उधर लेके जा रहा है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाती है और यहां पे नई समंदर की परत बनती है। ये कहां हो रहा है, ये अटलांटिक में हो रहा है। अटलांटिक महासागर में जब आप जमीन के अंदर जाओगे तो जमीन के अंदर आपको ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि अटलांटिक महासागर जो है उसका विस्तार हो रहा है, अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हो ना, इसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। अच्छा, कितने बच्चों ने ये सुना है न्यूज में कि यहां पे अफ्रीका टूट के अलग हो रहा है, क्योंकि यहां पे भी सेम हो रहा है, ये प्लेट जो है अंदर से इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, इसीलिए अफ्रीका जो है दो पार्ट में टूट रहा है। आज से हजारों करोड़ों साल बाद अफ्रीका भी दो पार्ट में टूट जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सुना है आपने न्यूज में, न्यूज में सुना है क्या? अगर सुना होगा तो बता दीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं, प्लेट एक दूसरे के पास से फिसलती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, परिवर्तनशील सीमा। अब यहां पे देखो क्या होता है भाई, यहां पे एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, वो एक दूसरे से घिस के जाती है, इसीलिए तो भूकंप आता है। जब प्लेट एक दूसरे को घिसती है ना, जब प्लेट एक दूसरे को घिसती है तो भैया भूकंप आता है, और एक प्लेट खिसक जाती है जिसके कारण भूकंप आता है। यहां देख सकते हो आप प्लेट कैसे खिस रही है एक दूसरे से, क्योंकि एक मैग्मा उसको उधर लेके जा रहा है, एक मैग्मा उसको उधर लेके आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, चलो थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। WBCS में पूछा गया सवाल, सवाल क्या कहता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बताओ भाई, प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? क्या वो पर्वतों के निर्माण के बारे में आपको बताता है? अभी तो मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक से हिमालय कैसे बने, ये तो सही है। समुद्र का तल का प्रसारण हो रहा है, यानी कि इसका विस्तार हो रहा है, अभी तो मैंने आपको बताया अटलांटिक महासागर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद में भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, अभी तो मैंने आपको बताया कि जब दो प्लेट टकराते तो भूकंप आता है। भारत में 2004 में भूकंप आया था, जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यह बताएगी कि भैया ज्वालामुखी क्यों बनते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यह बताएगी कि भूकंप क्यों आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यह भी बताएगी कि समुद्र का तल का विस्तार क्यों हो रहा है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यह भी बताएगी कि पर्वतों का निर्माण क्यों हो रहा है। इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। एल्फ्रेड वेजनर, भाई साहब, एल्फ्रेड वेजनर ने अपनी थ्योरी तो दे दी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो कौन सा बल है जो इन प्लेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। लेकिन आपके डब्ल्यूजे मॉर्गन ने यह साबित कर दिया कि भाई ये जो प्लेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, इसका कारण क्या है, इसका कारण और कारण सिर्फ एक ही है, वो है आपका मैग्मा। मैग्मा, अगर मैग्मा ना हो तो ये सारी चीजें कभी हो ही ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि को किसने अलग किया? लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि को किसने अलग किया? बताओ भाई। लॉरेशिया ऊपर था, गोंडवाना नीचे था, इसको अलग किसने किया? इसको अलग किसने किया? लाल सागर ने, काले सागर ने, 33 सागर ने, या प्रशांत महासागर तो उस टाइम पे था ही नहीं यार, 33 महासागर ने। किसने? 33 महासागर ने। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल यह कहता है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित हो रहे हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? द पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मेंटल, व्हाट इज द थ्योरी कॉल्ड? वो कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि मेंटल के ऊपर जो है आपका अर्थ का क्रस्ट यानी कि भूपटल के टुकड़े तैर रहे हैं? वो कौन सा सिद्धांत है? क्या वो पेंजिया का सिद्धांत है? नहीं भाई, पेंजिया का सिद्धांत नहीं है। क्या वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में तो आपके प्लेट्स की तो बात की ही नहीं गई थी, तो ये भी नहीं है। तो क्या प्लेट बाउंड्री थ्योरी है? ऐसी कोई थ्योरी है ही नहीं, तो सी इसका सही उत्तर होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें यह समझाती है कि भूपटल के टुकड़े के ऊपर यानी कि मेंटल के ऊपर आपकी जो क्रस्ट है
वो तैर रहा है, ये सिद्धांत बताता है। ठीक है, चलो अब 69th बीपीएससी में पूछा गया सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कहता है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित हो रहे हैं। तो अच्छा, ये हो गया ये क्वेश्चन हो गया। चलो, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलित एक भाग था। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच लैंड। ये देख रहे हो आप, ये भारतीय उपमहाद्वीप, ये किसका भाग था? ये देखो कहां से टूटा, ये देखो कहां से टूटा। तो ये किसका भाग था? क्या ये 33 का भाग था? क्या ये गोंडवाना का भाग था? क्या ये पेंजिया का भाग था? इसका उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? किसका भाग था भाई? गोंडवाना का भाग था, गोंडवाना का भाग था। आप बोलोगे सर पेंजिया का भी तो भाग था। सवाल वो नहीं पूछा है भाई, सवाल पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलित एक भाग था। किसका भाग था, किसका पार्ट था? तो वो आपके गोंडवाना का पार्ट था। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक कॉन्सेप्ट, वलित पर्वतों का निर्माण यानी कि फोल्ड माउंटेन बनती कैसे है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक और बार बता देता हूं भाई। यहां पे देख सकते हो दो प्लेट आपस में टकरा रही है, लेकिन एक देखो कौन सी प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है, जिसके कारण जो बीच वाला भाग है ना, वो क्या हो जा रहा है? वो चप जा रहा है, वो चपक जा रहा है, जिसके कारण वो ऊपर उठ जाता है और जिसके कारण कौन से पर्वत बनते हैं? वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। कौन से पर्वत? फोल्ड माउंटेन्स। जब दो आपके प्लेट्स टकराती है, जो आपके प्लेट्स टकराती है तो आपस में टकराती है और वो वलित पर्वत बनाती है। ठीक है, दबाव से चट्टाने टूटने की बजाय मुड़कर वलन यानी कि फोल्ड बनाते हैं, ये फोल्ड बनाते हैं। अब जो आपके वलित पर्वत है ना, इसके भी दो भाग है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड न्यू फोल्ड माउंटेन्स। तो यहां पे देखो, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स है, वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। तो इसके भी दो भाग है। पहला क्या है? पहला है आपका न्यू फोल्ड माउंटेन, क्या बोलते हैं? न्यू फोल्ड माउंटेन। और दूसरा क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, किसको बोलते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यहां देखो, हमारा जो हिमालय है ना, हिमालय जो है, ये क्या है सर? फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अब आप देखोगे, ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है आज भी आपके यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रहा है, यानी कि आपके हिमालय जो है हर साल कुछ सेंटीमीटर से आज भी बड़े हो रहे हैं, इनकी हाइट आज भी बड़ी हो रही है। इसीलिए हम इनको कहते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन। भले ही ये बहुत करोड़ों साल पहले बने, लेकिन इनकी हाइट जो है आज भी ऊपर जा रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यू फोल्ड माउंटेन। उसके बाद में आप इधर आ जाओ, भारत में आपने अरावली तो देखा ही होगा, सुना होगा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये अभी इसकी हाइट बढ़ने नहीं वाली, ये खत्म हो चुकी है। इसके नीचे कुछ मैग्मा वैग्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके नीचे, प्लेट वगैरह कुछ नहीं है। इसीलिए अरावली को मैं क्या कहूंगा? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, क्योंकि इसकी हाइट अभी बढ़ने नहीं वाली, लेकिन हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है। इसलिए आप देखोगे हर साल न्यूज में आता है कि भाई उत्तराखंड में आया भूकंप, उसके बाद में हिमाचल में आया भूकंप, कश्मीर में आया भूकंप, चाइना में आया भूकंप। कारण क्या है? यही कारण है। कारण क्या है? यही कारण है। ठीक है, समझ में आया? देखो सही कहा किसने? प्रियंका सिंह ने सही कहा, भाई पढ़ लो, नहीं तो 20 के में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। इतनी दुखी मत हो, सभी के लिए इतना ही सीट है, तो आपको दुख नहीं होना है। अगर आपके लिए उतनी सीट है तो बाकियों के लिए भी उतनी सीट है। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको पास होने के लिए कितनी सीट चाहिए? आपको नौकरी करने के लिए कितनी सीट चाहिए भाई? एक सीट चाहिए। मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 सीटों के ऊपर काम करेगा, 10 जगह टीचर बनेगा? सबको एक ही सीट चाहिए, आपके प्रतिद्वंदी को भी एक ही सीट चाहिए, आपको भी एक ही सीट चाहिए। तो वो एक सीट के लिए कॉम्पीट करना है, रोना नहीं है इतनी सीट आ गई उतनी सीट आ गई। अब जितनी सीट आ गई ना, बस उसमें काम करना है। आप क्या चाहते हो? 10 लाख 20 लाख सीट रहे जिसमें आपका चांसेस बढ़े। भाई बाकी भी कंपटीशन कर रहे हैं, आप भी कंपटीशन कर रहे हो, तो आपको अपना बेस्ट देना है। अभी एग्जाम का टाइम आया है, बेसिक पहले क्लियर करना है, और मैं पहले वही बेसिक सिखा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पर्वत एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय एग्जाम में पूछा जाता है, वलित पर्वत एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही बेसिक्स उठा के लाया हूं आपके लिए। तो अगर आपको एक सीट चाहिए तो पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान ना दे, और सेशन को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि उनका भी बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप एग्जाम कैसे निकालोगे भाई?
एग्जाम तो निकालना है, बेसिक के अलावा आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, रट्टा मार के जा नहीं सकते एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई हिमालय कैसे बने। सर हमको पता है, हमने तो बहुत बार वीडियो में देखा है, ये देखो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जाके टकरा जाता है यूरेशिया प्लेट से और बन गए आपके हिमालय। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रोसेस बहुत स्लो थी। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपका एग्जाम निकले, इसलिए बता रहा हूं भाई। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। पहले भारतीय प्लेट जो था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप था, वो कहां पे था? गोंडवाना में था। ये अफ्रीका के पास होता था, मेडागास्कर के पास होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहां से खिसक के ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। और ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से गया, हर कुछ सेंटीमीटर, 15-10 सेंटीमीटर हर साल जाता था। 10 साल में 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक लंबा उथला सागर हुआ करता था, इसको बोलते थे 33। इसको क्या बोलते थे? 33 सागर। अब ये हुआ था 33 सागर, ये था आपका यूरेशियन प्लेट। अब यहां से जो भी नदियां आती वो कंकड़ पत्थर मिट्टी कहां डालती? कंकड़ पत्थर मिट्टी यहां पे डालती, यानी कि इस 33 महासागर में डालती। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, नदियां बहुत बड़ी मात्रा में रेत, गाद और अवसाद लाकर 33 सागर में जमा करती। और यही वो रेत, गाद और अवसाद था, जब दो प्लेटें टकराई तो यही नीचे से ऊपर आया और यही बना आपका हिमालय। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यहां से उसने अपना सफर शुरू करा और ये कहां जाने वाली थी? ये आपके यूरेशियन प्लेट से जाके टकराने वाली थी। फिर क्या हुआ कहानी में, देखे क्या है। फिर यह हुआ कि इसके बीच में क्या हुआ होता था? 33 सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 33 सागर। और 33 सागर में क्या था? कंकड़ पत्थर मिट्टी, वो सारी चीजें यहां पे थी। तो लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट जाके किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। यही तो प्रॉब्लम है, हमें यही नहीं समझता टक्कर हुई कैसे। अब मैं आपको प्रॉपर आपको मैं डिटेल में बताता हूं कि टक्कर कैसे हुई। देखो यार, ये आपका यूरेशियन प्लेट, ये आपकी भारतीय उपमहाद्वीप, ये ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई। और सबसे पहले टक्कर कहां पे हुई? यहां पे हुई। सबसे पहले टक्कर कहां पे हुई? यहां पे हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये ऐसा था, ये ऐसा था। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, 2 मिनट दीजिए मुझे। ये ऐसा था, ये कैसा था? ऐसा था, और ये जाके टकराया। फिर ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और ये फिर ऐसा हो गया। ध्यान दे, फिर से ध्यान दे कि ये गया 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 गया, फिर ये जाके इससे टकराया। इससे टकराने के बाद में ये ऐसा हुआ, और ऐसा होने के बाद में ऐसा हुआ। मतलब कितने टक्कर हुई? 3 बार टक्कर हुई। कितने टक्कर हुई? 3 बार टक्कर हुई। ये देखो, पहले बार, दूसरी बार और तीसरी बार। इसीलिए आपके हिमालय के कितने रेंजेस है? 3 है। कितने हैं? कितने श्रृंखला है? 3 श्रृंखला है भाई। और 3 श्रृंखला ही क्यों है? क्योंकि आपकी टक्कर कितने बार हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बार टकरा हुई? 3 बार। और श्रृंखलाएं कितनी बनी? 3 ही बनी, 3 ही बनी। समझ में आया? अब देखो, अब एक और बात, अगर आप देखोगे तो हिमालय कुछ ऐसे दिखते हैं। आपको नहीं लगता हिमालय कुछ ऐसे दिखते हैं? ऐसे 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 दिखते हैं, ऐसे। ये देखो आप, ये यहां देखो आप, यहां देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ये ऐसे जाते हैं, और फिर ये ऐसे जाने के बाद में आप देख सकते हो ये ऐसे आते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, हिमालय ऐसे गया, हिमालय ऐसे गया, ऐसे गया सर, और यहां पे पर्वत बने, ये तो मैं समझ सकता हूं सर, लेकिन हिमालय इधर कैसे बने भाई? हिमालय इधर कैसे बने? इधर तो नहीं बन सकते, हिमालय तो ऐसे बनने चाहिए था ना, ऐसे। तो हिमालय ऐसे क्यों बने? ये ऐसे क्यों है? हिमालय ऐसे क्यों है भाई? ऐसे क्यों है? यहां पे भी हिमालय है, यहां पे भी हिमालय, इस हिमालय को हम पूर्वांचल कहते हैं। तो यहां पे कैसे हिमालय बने? देखो, जब प्लेट खिसकी तो फोर्स के कारण ये वाला भाग तो उड़ गया, लेकिन जब प्लेट इधर खिसकी तो इधर जो प्रेशर पड़ा, इधर भी प्रेशर पड़ा और इधर भी प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से ये भाग ऐसा उड़ गया, ये वाला भाग ऐसा उड़ गया, ये वाला भाग उड़ गया। अब आपको समझ में आता है कि जब ब्रह्मपुत्र ऐसी आती है तो वो नीचे क्यों जाती है? क्योंकि ये ऐसा है ना, हिमालय ऐसा है, ऐसा है, इसीलिए। अब आपको समझ में आया कि जो इंडस की नदी है, इंडस की नदी जब भारत से निकलकर आपके पाकिस्तान में जाती तो नीचे क्यों पलटती है? क्योंकि आपके नीचे ऐसा है, दर्रा ऐसा है, दर्रा कहां, ये देखो यहां पे देखो, ये कैसा है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये नीचे आएगा, ब्रह्मपुत्र नीचे आएगी, ये जाएगी इंडस, इंडस नीचे, इंडस नीचे आएगी। देखो आप देख सकते हो, आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि इंडस नीचे क्यों आती है।
आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई ये जो है ब्रह्मपुत्र नीचे क्यों आता है, भारत की तरफ क्यों आता है। समझ में आया? बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे समझ में आएगा भाई। और इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। ये जो बैंड आप देख रहे हो ना, ये जो बैंड आप देख रहे हो इसको कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड। ये आगे आने वाला है। तो 33 सागर से अवसाद दबकर मुड़कर और ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय ऐसे नहीं है भाई, हिमालय ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है हिमालय, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो, अब सिंटैक्सियल बैंड क्या होता है? ये जो बैंड आप देख रहे हो ना, इसको सिंटैक्सियल बैंड होता है। मैं समझाता हूं वापस से। हिमालय के पश्चिम और पूर्वी छोर पर पर्वत श्रृंखलाएं तीखी मोड़ यानी कि शार्प बैंड लेती है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बैंड। यही मोड़ भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद बने, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बैंड। मैं वापस से समझा देता हूं। हिमालय आपके ऐसे है, फिर हिमालय आपके ऐसे है और उसके बाद में ये पूर्वांचल बनाता है, हिमालय आपका ऐसा है। अब ये हिमालय कैसे बने? जब ये प्रेशर ऐसा पड़ा तो यहां पे हिमालय बने। लेकिन प्रेशर सिर्फ ऐसा पड़ा क्या? नहीं, प्रेशर ऐसा भी पड़ा जिसके कारण आप देख सकते हो हिमालय ऐसे है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना उठा हुआ, इसी को ही क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बैंड, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है और इंडस जो है वो पाकिस्तान में जाती है। समझ में आया? इसी को ही कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड। अब इस चित्र में देखो, इस चित्र में क्लियरली देख सकते हो आप। ये देखो, ये आपकी इंडस ऐसी जाती है, ऐसी जाती है, ऐसी जाती है और आप देखो पहाड़ कहां मुड़ रहे, पहाड़ इधर मुड़ रहे हैं। इसीलिए आप देखो इंडस आपकी नीचे जाती है, पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद में आप देखो ये चाइना तिब्बत है, यहां से क्या निकल रही है, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। क्योंकि जब हिमालय बने तो प्रेशर इस साइड था, तो क्या हुआ, आप देखो हिमालय ऐसे मुड़ जाते हैं और इसीलिए आप देखो आपका जो ब्रह्मपुत्र है वो भी मुड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र है वो भी मुड़ जाता है। कितने लाइव है हमारे बच्चे? 564, 564 बच्चे लाइव है। क्या ये बच्चे 600 तक जा सकते हैं? क्या आप सभी लोग 600 तक जा, क्या इस सेशन को आप शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? क्या आप इस सेशन को लाइक कर सकते हो? हाँ, लाइक कितने हो गए भाई हमारे? लाइक कितने हो गए जरा बता देंगे, लाइक कितने हो गए हमारे? चलो, क्या इस सेशन को एक लाइक मिल सकता है? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज आप इस सेशन को एक लाइक कर सकते हो। अगर लाइक कर सकते हो तो प्लीज कर दे, ठीक है? चलो, अब आते हैं पूर्वांचल। आपने सुना होगा पूर्वांचल, बहुत सारी पिक्चरों में पूर्वांचल 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 कहते हैं, हम पूर्वांचल के डॉन है, हम ये है, फलाना है, ढिमका है। मिर्जापुर में तो सुना ही होगा आपने। भाई ये पूर्वांचल है क्या? ये देखो ना, ये सिंटैक्सियल बैंड देख रहे हो, ये सिंटैक्सियल बैंड देख रहे हो, ये जो हिमालय देख रहे हो ना इस वाले साइड में, यही तो पूर्वांचल है। यहां देखो, ये है आपका पटकाई बूम, ये है आपके नागा हिल्स, ये है आपके मणिपुर हिल्स, ये है आपकी लुशाई की पहाड़ियां। तो ये क्या है? यही तो पूर्वांचल है। हिमालय जो है ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्व की दिशा में मोड़ देता है। मोड़ क्यों देता है? इसी वजह से भाई, इसी वजह से। पटकाई हो गया, नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर की पहाड़ियां हो गया, ये निर्माण करता है, ये निर्माण ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब हिमालय के हम सब डिवीजन देख लेते हैं। हम हिमालय के सब डिवीजन देख लेते हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स देख लेते हैं। हिमालय के अलग अलग हम लोग पार्ट्स यानी कि हिमालय का हम विभाजन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। सर आपने बोला था ना 3 बार टक्कर हुई, तो 3 बार टक्कर हुई तो क्या बनना चाहिए? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लेसर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक बनना चाहिए। सर एक और भी तो लेयर होती है सर, कौन सी लेयर होती है सर? ये महान हिमालय ग्रेटर हिमालय भी तो होता है सर। ये कैसे बना जरा ये बताओ। तो हिमालय की कितनी श्रृंखला है? 4 है। अब ये चारों श्रृंखलाएं कैसे बनी मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने 3 बताया था आपको, लेकिन 3 के बाद ये चौथी कैसे बनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में 3 ही है। देखो, सबसे पहले बना महान हिमालय। तो आपका भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो ऊपर ऊपर आ रहा है, 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 ऊपर ऊपर आ रहा है। और ये कैसे बना? आपका ट्रांस हिमालय कैसे बना, आपका ग्रेटर हिमालय कैसे बना, उसको एक बार देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, यह महान हिमालय श्रेणी के उत्तर में आता है। महान हिमालय देखो आप, ये ग्रेटर हिमालय देखो आप। ग्रेटर हिमालय की उत्तर वाली श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या आएगा? काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा, जंस्कर आएगा और कैलाश आएगा। तो कैलाश पर्वत श्रृंखला, जंस्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके ट्रांस हिमालय में आते हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं कि ये बने कैसे। देखो,
यह महान हिमालय श्रेणी के उत्तर यानी कि तिब्बत की ओर स्थित है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और कैलाश श्रेणियां भी आती है, या ये भी मैंने आपको समझा दिया। बने कैसे वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यहां पे है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर यहां पे है काराकोरम में। यहां पे कहां पे है? यहां पे है, आपके ट्रांस हिमालय में है। और उसके बाद में K2 गॉडविन अस्टन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी भी कहां पे है? यहीं पे है। सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलो अब देखो, ट्रांस हिमालय में ये सारी चीजें आती है। अब ये बना कैसे? यही तो सबसे बड़ा ये है भाई, ये बना कैसे? अब देखो यहां पे आप देख सकते हो, ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। और बीच में क्या है? 33 है। मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे देखो, थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखो, ये क्या है? ये है आपका भारतीय उपमहाद्वीप, जो किससे टकराने वाला है? जो आपके यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। और बीच में क्या है? बीच में है 33। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये भारतीय उपमहाद्वीप टकराने से पहले सबसे पहले कौन टकराया? नीचे देखो, सबसे पहले कौन टकराया? 33 जो था, 33 की जो प्लेट थी, भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट इतनी बड़ी है, जो आपको ऊपर से दिख रहा है ये ऊपर से, लेकिन जमीन के नीचे भी तो ये प्लेट है। जमीन की नीचे वाली प्लेट सबसे पहले नीचे गई। फिर क्या हुआ? जैसे ही नीचे गई, यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई? मैग्मा दिख रहा है। यानी कि यहां पे क्या होगा? यहां पे मैग्मा जमा हो जाएगा। अब ये जमा हुआ मैग्मा कहां ऊपर आने की कोशिश करेगा? ऊपर आने की कोशिश करेगा। और जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा तो यहां पे क्या बन जाएंगे? यहां पे एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। यहां पे एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। और उसके बाद फिर भारतीय उपमहाद्वीप टकराता है, और उसके बाद फिर बनती है आपके 3 पर्वत श्रृंखला। 3 पर्वत श्रृंखला, समझ में आया? उसके बाद आपकी 3 पर्वत श्रृंखला बनती है। समझ में आया? सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप की अंदर वाली जो प्लेट है, जो दिखाई नहीं दे रही थी आपको, यहां देखो, आपको लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट जो है यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है। यहां देखो, आपको क्या ये देख सकते हो आप? ये देख सकते हो इस डायग्राम में। देखो आप इस डायग्राम में देखो, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट ऐसी, यहां पे आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहां पे काले कलर का कुछ दिख रहा है आपको। यहां पे देख सकते हो काले कलर का भी दिख रहा है आपको, ये देख सकते हो आप। तो समंदर के अंदर ये प्लेट यहां तक थी, ये समंदर के अंदर ये प्लेट यहां तक थी। और भारतीय उपमहाद्वीप आपको जो दिख रहा है, लैंड जो दिख रहा है वो ये है। ये लैंड जो है वो ये है, जो भूमि है वो आपको ये दिख रही है, लेकिन समंदर के अंदर प्लेट है भाई। प्लेट जमीन के नीचे होती है। समझ में आया? समझे क्या? तो सबसे पहले अंदर वाली प्लेट टकराई, और जब अंदर वाली प्लेट टकराई तो ये नीचे गई, मैग्मा बना। मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, और जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है तो क्या होगा? सतह के ऊपर पहाड़ियां बन जाएगी। पहाड़ियां बन जाएगी। जब साइंटिस्ट यहां पे गए, और जब साइंटिस्ट ने इन पहाड़ों को देखा, तो ये पता चला कि भाई ये पहाड़ जो है ये ग्रेनाइट से बने हैं। ये किससे बने हैं? ग्रेनाइट से बने हैं। अरे भाई, ग्रेनाइट से पहाड़ कैसे बनेगा? जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तभी बनेगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तभी बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। समझे कि नहीं समझे? अब हमने देख लिया आपका ट्रांस हिमालय, हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। ठीक है, हम क्या देखेंगे? महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो आपके ट्रांस हिमालय कैसे बने? आपके ट्रांस हिमालय ऐसे बने। सबसे पहले क्या बने आपके ट्रांस हिमालय? इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूं, तो इसको मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। हो जा भाई, एक सेकेंड, इसको मैं नीचे कर लेता हूं। हो क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड रुक जाओ। हो जा भाई। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। चल, हो गया। तो आपके ट्रांस हिमालय कैसे बने? ट्रांस हिमालय आपके ऐसे बने। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया। अब आता है ग्रेटर हिमालय, जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो हिमाद्री देखते हैं भाई। महान हिमालय सबसे उत्तरी और स्थित है आपकी श्रेणी महान हिमालय। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? औसतन ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद ये देखो आप, ये है आपकी कौन सा? ग्रेटर हिमालय। आप देख सकते हो ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये देख सकते हो, ये ग्रेटर हिमालय है। और इसके ऊपर क्या है आपका? इसके ऊपर क्या है? यहां देखो क्या है इसके ऊपर? ट्रांस हिमालय। यहां पे देखो क्या है? ट्रांस हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका ट्रांस हिमालय, जो किससे बना? ज्वालामुखी से बना। और उसके बाद क्या है आपका? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालय। इसको लेसर हिमालय भी कह सकते हैं, मध्य हिमालय भी कह सकते हैं।
अब देखो यहां पे औसतन ऊंचाई पहाड़ों की कितनी है, 3,000 से 4,500, 3,500 से 4,500, मतलब यहां पे पहाड़ों की ऊंचाई कम है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? याद है आपको 33, याद है आपको 33 कि भारतीय उपमहाद्वीप ऐसा था और उसके बाद में ये आपका यूरेशियन प्लेट था और यहां पे कंकड़ पत्थर मिट्टी थी, और जब ये जहां से टकराया तो सबसे बड़े पहाड़ कहां बनेंगे, यहां बनेंगे। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, पहाड़ बनने के लिए आपके पास में कंकड़ पत्थर मिट्टी तो चाहिए, जमीन में जो ऊपर उठेगा कंकड़ पत्थर मिट्टी है ही नहीं, यहां पे कम है, इसीलिए यहां पे हाइट भी क्या होगी, कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी कि नहीं होगी? यहां पे कंकड़ पत्थर मिट्टी ज्यादा थे, यहां पे कंकड़ पत्थर मिट्टी ज्यादा थे, इसी वजह से यहां पे हाइट ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा चपके तो ऊपर आए, ज्यादा चपकेंगे नहीं तो फिर बताओ भाई यहां पे हाइट कम होगी। जैसे आप ऊपर से नीचे 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 जाओगे हाइट कम होती जाएगी, हाइट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रमुख पर्वतीय स्थल कौन से हैं यहां पे, शिमला है, मसूरी है, दार्जिलिंग है। ठीक है, चलो उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधर है, पीर पंजाल और धौलाधर जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि मध्य हिमालय में आते हैं। यह आपका मध्य हिमालय, पीर पंजाल धौलाधर, यह है आपका मध्य हिमालय यानी कि मिडल हिमालय, देख सकते हो आप मिडल हिमालय। और इसके नीचे क्या आएंगे, शिवालिक, सबको पता है। हिमालय के सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र कौन से होंगे, आपका शिवालिक। अब आप मुझे बताओ सबसे आखिरी में क्या बना होगा, सबसे पहले बना होगा आपका ट्रांस हिमालय, फिर क्या बना होगा आपका ग्रेटर हिमालय, फिर क्या बना होगा आपका मध्य हिमालय, सबसे आखिरी में क्या बना होगा, शिवालिक। तो शिवालिक क्या है, सबसे यंग है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक। सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक है भाई, कौन सी है, शिवालिक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या है, ये शिवालिक है, ये क्या है, ये शिवालिक है, शिवालिक है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालय यानी कि हम इसको आपका मध्य हिमालय भी कहते हैं, ये देखो मध्य हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हो गया, ग्रेटर हिमालय होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इससे हम क्या क्या जान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि 2004 में भाई सुनामी क्यों आई थी, इतनी भयंकर सुनामी आई थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सुमात्रा में, सुमात्रा की वो सुनामी थी, सुमात्रा की वो सुनामी थी, और जिस सुनामी ने इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया था, 2004 में सुनामी आई थी। हम ये भी जान सकते हैं कि 2016 के आसपास में नेपाल में भूकंप क्यों आया था। अब सुमात्रा कहां पे है, यहां पे सुमात्रा है। अब सुमात्रा प्लेट जो है वो खिसक गई थी, जिसके कारण क्या होगा, कंपन बनेगा, वाइब्रेशंस बनेगी, और जब वाइब्रेशंस बनेगी, जब समंदर में वाइब्रेशंस बनती है तो क्या क्या बनती है, वेव्स बनती है, क्या बनती है, वेव्स बनती है। और ये वेव्स कितनी मीटर की थी, 15 मीटर की, और यही वेव्स फिर क्या बन जाती है आपकी, सुनामी, क्या बन जाती है आपकी, सुनामी बन जाती है। और इस सुनामी ने भारत को भी नहीं छोड़ा, इस सुनामी ने श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा, इस सुनामी ने अफ्रीका को भी नहीं छोड़ा, इस सुनामी ने आपके थाईलैंड को भी नहीं छोड़ा, थाईलैंड का तट भी डूब गया था, इस सुनामी ने आपके ऑस्ट्रेलिया के तट को भी नहीं छोड़ा। सुमात्रा की सुनामी सबसे भयंकर सुनामी। उसके बाद में आप ये जान सकते हो कि भाई साहब ये जो आपका ये है नेपाल है, नेपाल में अर्थक्वेक क्यों आया था, 2016 में आया था ना नेपाल में अर्थक्वेक। यहां देखो आप, ये क्या है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये कौन सी है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें दोनों आता है। ये क्या है आपकी यूरेशियन प्लेट है। अब एक प्लेट और दो प्लेट कहां पे टकरा रही है, देखो नेपाल के आसपास। तो नेपाल के आसपास आया भूकंप, और इसका केंद्र क्या था, केंद्र था आपका काठमांडू, क्या था आपका, काठमांडू था। तो काठमांडू केंद्र होने के कारण यहां पे काठमांडू में ही सबसे ज्यादा विनाश हुआ, काठमांडू में ही सबसे ज्यादा विनाश हुआ। अभी आप समझ गए कि भैया भूकंप क्यों आते हैं, अभी आप समझ गए कि भैया सुनामी क्यों आती है, अभी आप समझ गए कि भैया पर्वत कैसे बनते हैं। अब देखो ये पर्वत देखो आप, ये पर्वत श्रृंखला देखो, ये आपकी हो गई आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गई, और ये आपकी एंडिस पर्वत श्रृंखला हो गई। बताओ भाई ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आपके फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये फोल्ड माउंटेन्स है। ये भी देखो ये रॉकी है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। पर ये फोल्ड माउंटेन बने कैसे भाई, जब दो प्लेट टकराएगी आपस में तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो बेसिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए, मैं आशा करता हूं कि सारे बेसिक आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि सारे बेसिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भैया पठार कैसे बने,
भारत के पठार कैसे बने, यानी कि जो आपका दक्कन का पठार है वो कैसे बना, भारतीय मध्य भूमि उच्च भूमि कैसे बनी वो हम देखेंगे, सेंट्रल हाईलैंड कैसे बने वो देखेंगे, वेस्टर्न घाट कैसे बने, ईस्टर्न घाट कैसे बने, वेस्टर्न घाट में कौन सी ऊंची ऊंची पर्वत है वो हम देखेंगे, वो सारी पहाड़ियां हम देखेंगे। समझ में आया? चलो, मैं आशा करता हूं कि बेसिक आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ में ये सेशन को शेयर करिए और रोज रोज 6 बजे बेसिक्स की क्लास होगी, एनसीईआरटी बेसिक्स की क्लास होगी, और उस एनसीईआरटी की बेसिक की क्लास को आपको करना है क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आने वाली है। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।